Hello friends and welcome to the Hindu editorial analysis for 29th of August 2023। आज आपको पता होना चाहिए कि नेशनल स्पोर्ट्स डे है हमारा और ये मेजर ध्यानचंद जी के बर्थडे के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल का डिस्कशन। फर्स्ट एडिटोरियल इज गोल्ड विनर नीरज चोपड़ा इज लीडिंग अ जेवलिन रेवोल्यूशन फॉर इंडिया। और आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट एवर इंडियन बन गए हैं वो to secure a gold in the World Athletics Championships which is held at Budapest। ठीक है ना। तो उन्होंने गोल्ड मेडल वहां पे जो जेवलिन थ्रो में किया और उनका मार्क जो उन्होंने जो जेवलिन थ्रो जो फेंका था वो था 88.17 मीटर का था, जो उन्होंने अपने सेकंड अटेम्प्ट में फेंका था, जिसकी वजह से उनको जो है ये गोल्ड मेडल मिला है। तो कई बार ये भी पूछ लिया था कि कितने मीटर पे जो है वो जेवलिन थ्रो किया गया था। आगे देखते हैं। ही हैज आल्सो बिकम द थर्ड एथलीट आफ्टर Jane Jelezny and Andreas Thorkildsen to win the world and Olympic gold। तो ऐसे तीसरे एथलीट बन गए हैं वो वर्ल्ड में जिन्होंने ओलंपिक और जो वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड है वो दोनों ही जीते हों। ठीक है ना। फिर उसके बाद ये है कि इसके अलावा एक और थे यूएस स्प्रिंटर नोआ लाइल्स became the first male after Usain Bolt to win the 100 मीटर 200 मीटर and men's 4x100 मीटर रिले टाइटल। तो उसेन बोल्ट के बाद जो है ये फर्स्ट मेल बने हैं नोआ लाइल्स, यूएस के स्प्रिंटर हैं ये, जिन्होंने 100 मीटर 200 मीटर और मेंस के 4x100 मीटर रिले में भी जो है गोल्ड का टाइटल जो है वो जीता है। ठीक है ना। सेकंड आर्टिकल इज ओल्ड टाइज इंडिया एंड ग्रीस आर फाइंडिंग न्यू वेज टू रिवाइव एन ओल्ड एज रिलेशनशिप। तो जो अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर जो विजिट पे थे ग्रीस की पे, उसके रिगार्डिंग ये है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि ग्रीस में जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर कोई भी विजिट पे गया वो 1983 के बाद ये जो है विजिट हुई है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है कि जो हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बेशक विजिट नहीं हुए हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो रिलेशनशिप है बायलैटरल बिटवीन इंडिया एंड ग्रीस वो डिमिनिश हुई है। ठीक है ना। तो कुछ नए जो है एरियाज उन पे जो है एक तरह से रिलेशनशिप को फोकस किया गया है। अगर अभी तक देखें तो जो एक्सचेंज है जो मेनली होते हैं इंडिया और उसके, वो टूरिज्म पे हैं, ट्रेड में है, क्योंकि हमारा $2 बिलियन के अराउंड ट्रेड है ग्रीस के साथ, और जो माइग्रेशन ऑफ लेबर है विदाउट ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल स्ट्रेटेजी एट प्ले। तो इन सब फील्ड में ही अभी जो है वो हमारी रिलेशनशिप थी, लेकिन अब कुछ नए ग्राउंड्स मिले हैं जिनके ऊपर जो है हम जो है वो काम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इतना ही इसमें था। यस, लीड आर्टिकल है आज का, स्कैन द इंटरनल डायमेंशन ऑन द रोड टू 2024। तो बेसिकली जो इलेक्शंस आ रहे हैं, जनरल इलेक्शंस लोकसभा 2024 में, उसके रिगार्डिंग ऑथर ने यहाँ पे जो इश्यूज हैं बताए हैं कि क्या क्या चीजें हैं जिनको आपको जो है कंसीडरेशन में रखना है कि जो ये इलेक्शंस आ रहे हैं वो फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में और सक्सेसफुली जो है वो कंडक्ट हो सकें, ताकि जो इंडिया की इमेज है एज अ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और सक्सेसफुल डेमोक्रेसी वी कैन से, वो जो है वो बनी रहे और ज़्यादा अच्छी हो सके। तो यहाँ पे ऑथर ने जो मेन इश्यूज आजकल चल रहे हैं और जो काफ़ी टाइम से कुछ डोरमेंट स्टेट में भी थे, उन सब के तरफ जो है ध्यान आकर्षित किया है ऑथर ने यहाँ पे। तो सबसे पहला तो जो नॉर्थ ईस्ट की सिचुएशन है उस पर ऑथर ने बताया कि मणिपुर में भी सीन बाय द अनइनिशिएटेड एज ए माइनर ब्लिप फॉर इंडिया security horizon, but it does in many ways reflect the microcosm of problems that affect the entire northeast। तो जो एंटायर नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो प्रॉब्लम्स इस तरह की चल रही हैं, चाहे वो ट्राइबल रिलेटेड इश्यूज हों, चाहे वो जो एथनिक ग्रुप्स हों उनकी हों, या जो वहाँ की जो रीजनल कम्युनिटीज़ हैं, या जो एक तरह से अलग अलग इम्पोर्टेंट ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनके इश्यूज हों वहाँ पे, तो उन सब का ये है कि जो ये एक तरह से जो नॉर्थ ईस्ट के रीजन में वो इसी तरह के प्रॉब्लम जो है वो मेनली दिखा रहा है जो मणिपुर में इंसिडेंट हुआ है। ठीक है ना। तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। द शॉर्ट पॉइंट इज दैट पीरियड्स ऑफ काम इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफन ऑब्सक्यूर द अंडर करंट्स ऑफ टेंशन बिटवीन बिलो द सरफेस। की जो आजकल ये जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं वो हालांकि लो पे हैं, मतलब शांत हैं, पीस है वहाँ पे, कामनेस देख रहे हैं, लेकिन वो ये कि ये जो शॉर्ट पीरियड का कामनेस है हो सकता है ये जो अंडर करंट्स या टेंशन जो अंडर बीनीथ द ग्राउंड चल रही हैं उनको कहीं ना कहीं छुपा रहा हो, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है ना। अदर थ्रेट्स नीड फॉर विजिल, बाकी जो थ्रेट्स की बात की जिनको विजिल की जरूरत है, तो उनमें से ऑथर ने एक बताया नक्सलाइट्स वाला इशू रिमेन अ पोटेंशियल थ्रेट। हालांकि आज ये है कि गवर्नमेंट भी क्लेम करती है कि जो इंसिडेंट्स हैं वो काफ़ी कम हुए हैं, लेकिन ऐसा है कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तीसरा ऑथर ने बताया है पोटेंट इशू दैट इज ऑफ राइट विंग टेरर। जो राइट विंग का टेरर का इशू है, जैसे कि देखने को मिला कि इस्लामिक स्टेट जो है बिलीव टू बी
in decline since 2019 is showing signs of a major resurgence। कि जो इस्लामिक स्टेट में उसमें रिसर्जेंस के साइन जो है वो देखने को मिले हैं, तो ये भी एक इशू है जिसपे विजिल रखना जरूरी है। फिर ऑथर ने एक अगला जो बताया, दैट इज रीइमर्जेंस ऑफ कम्युनल वायलेंस एंड कम्युनल राइट्स इन द कंट्री, और दिस इज एट्रिब्यूटेड टू इंक्रीजिंग पोलराइजेशन अलोंग रिलीजियस लाइन। जो रिलीजियस लाइन के अलोंग जो पोलराइजेशन हो रहा है उसकी वजह से जो ये कम्युनल राइट्स और कम्युनल वायलेंस के जो इश्यूज देख रहे हैं उनका रीइमर्जेंस देखने को मिला है, वो कहीं ना कहीं इशू है जिस पे ध्यान देने की जरूरत है। इट ऑल्सो रिवील्स, जो ये इंसिडेंट्स हुए चाहे वो न्यू का हो या फिर वो महाराष्ट्र के इंसिडेंट हो, दीज रिवील सर्टेन वेरी डिस्टर्बिंग एस्पेक्ट्स दैट क्वाइट अ फ्यू इंस्टांसेस ऑफ राइट्स वर डेलिबरेट। ठीक है ना, कि कुछ इंसिडेंट तो डेलिबरेटली कराए गए, तो ये मतलब काफी यहाँ पे डिस्टर्बिंग एस्पेक्ट है और जिसपे ध्यान देने की जरूरत है। कम्युनल वायलेंस हैज आल्सो बीन स्प्रेडिंग टू एरियाज हिथरटू परसीव्ड टू बी रिलेटिवली फ्री ऑफ सच प्रॉब्लम। और कम्युनल वायलेंस जो उन एरियाज में भी आजकल देखने को मिल रहा है जो अभी तक इस चीज से एक तरह से अनछुए थे। ठीक है ना, क्या करना चाहिए, क्या जरूरत है, कंक्लूजन में उन्होंने बताया कि इंडिया हैज टू बी केयरफुल टू एंश्योर दैट पोलराइजेशन अलोंग कम्युनल लाइंस डज नॉट लीड टू सिचुएशन वेयर इंडियाज करंट इमेज एज ए बास्शन ऑफ डेमोक्रेटिक वर्च्यूज इज सलाइड। वही है कि जो कम्युनल लाइंस है उसके अलोंग पोलराइजेशन जो है उसको नहीं होने देना चाहिए, इंडिया को जो है एंश्योर करना चाहिए। ठीक है ना, द ट्रुथ इज दैट इंडिया फेसेस मैनी थ्रेट्स, quite a few of which have remained dormant for some time now but which have not been eliminated। कि कुछ थ्रेट्स ऐसी हैं जो कि डोरमेंट जरूर हो गई हैं, जैसे कि मणिपुर में हमने बताया कि जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं वो काम पे हैं, या फिर जो माओइस्ट वाला इशू है, नक्सलाइट्स वाला, वो है कि वो काम है, लेकिन ये है कि वो डोरमेंट जरूर है, लेकिन उनको आप ये नहीं कह सकते वो कम्प्लीटली जो है एलिमिनेट हो चुके हैं। तो वही है, इलेक्शन के चलते इन चीज़ों पे ध्यान देने की जरूरत है कि जो इंडिया जो है वो सक्सेसफुली जो है जनरल इलेक्शन करा सके, और दैट कैन ओनली डेमोन्स्ट्रेट इंडियाज ट्रू स्ट्रेंथ एंड वर्थ। ठीक है ना, एज ए डेमोक्रेसी। एट दिल्ली समिट डेमोन्स्ट्रेट क्लाइमेट लीडरशिप। तो G20 की जो समिट होने वाली है सितंबर 9 to 10 में, उसके रिगार्डिंग ये है कि द G20 समिट इज अ क्रूशियल मोमेंट टू शो लीडरशिप अहेड ऑफ द UN सेक्रेटरी जनरल क्लाइमेट एम्बिशन समिट एंड द UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज COP28। तो इन दोनों से पहले जो है ये समिट जो है एक इंपॉर्टेंट प्लेस जो है रखती है रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज में, या क्लाइमेट चेंज के जो इवेंट है उनसे रिलेटेड जो भी कमिटमेंट यहाँ पे आने वाले हैं। रिसेंटली G20 मेंबर्स हैव शोन अ डिग्री ऑफ कमिटमेंट टू शिफ्ट टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी। ये जरूर है कि G20 कंट्री जो है उन्होंने एक शिफ्ट दिखाया है उनके इसमें कि वो क्लीन एनर्जी के ट्रांजिशन की तरफ जो है एक तरह से झुक रहे हैं। ठीक है ना, अगर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात करें तो दे प्रोवाइडेड 29% ऑफ देयर एनर्जी मिक्स इन 2021 एंड इंक्रीज फ्रॉम 19% 2010। अगर 2010 के कंपैरिजन में देखें तो 2019 में जो पहले 19% जो था रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन या शेयर एनर्जी में, वो बढ़ के 29% हो गया है, तो इंपॉर्टेंट है। इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन द लास्ट डिकेड टू बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। और इंडिया ने भी काफी अच्छा इसमें वो दिखाया है कि हम जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गए हैं रिन्यूएबल एनर्जी के, एंड सेटिंग टारगेट टू कंटिन्यू द एक्सपेंशन ऑफ इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल्स टू अकाउंट फॉर 50% ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन बाय 2030। और हमारा कमिटमेंट है कि 2030 तक जो हमारा 50% एनर्जी प्रोडक्शन रहेगा वो रिन्यूएबल एनर्जी की फॉर्म में रहने वाला है। एंश्योर क्लियर गवर्नेंस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे 3 एक्शन एरियाज पे फोकस करने के लिए ऑथर ने यहाँ पे बात की है। उनमें से पहला ये है कि द नेशनल एंड लोकल लेवल्स G20 कंट्री नीड टू इम्प्रूव देयर गवर्नेंस प्रोसेसेस फॉर जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन। कि आपको अगर जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन करनी है तो जो आपको गवर्नेंस है वो सिर्फ ये नहीं कि आपको नेशनल लेवल पे सुधारना पड़ेगा, आपको नेशनल और लोकल लेवल दोनों पे ही आपको जो है सुधारना पड़ेगा टू एंश्योर दैट ट्रांजिशन प्रोसेस इज इंक्लूसिव एंड द रिजल्ट्स इक्विटेबल एंड अवॉइड स्लोड वर्किंग। मतलब अकेले कोई भी काम नहीं कर सकते, आप कोऑपरेशन में ही काम कर सकते हैं, और जो ट्रांजिशन प्रोसेस उसको इंक्लूसिव बनाना चाहिए, और जो रिजल्ट्स हैं वो इक्विटेबली जो है बेनिफिट करने चाहिए लोगों को। ठीक है, G20 countries could establish a multi-ministerial task force or joint working groups between government and non-government actors to coordinate just energy transition efforts। वही है कि आप अकेले काम नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मल्टी मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स बनाने की जरूरत है, जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स बना सकते हैं गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एक्टर्स के बीच में, ताकि जो एनर्जी ट्रांजिशन के एफर्ट्स हैं उनके बीच उनको कोऑर्डिनेट किया जा सके। इसमें ऑथर ने एक एग्जांपल भी दिया है साउथ अफ्रीका, जिसने एक जो है जस्ट ट्रांजिशन फ्रेमवर्क जो है वो डेवलप किया था, तो इसको जो है फॉलो किया जा सकता है, या इससे जो है कुछ लेसन जो है देखे जा सकते हैं। एडिंग डीकार्बोनाइजेशन, इसमें जो सेकंड जो बताया है स्टेप या जो फोकस एरिया बताया वो बताया है कि द G20 मेंबर शुड सी दिस ट्रांजिशन एज अ वे टू डाइवर्सिफाई G20 मेंबर्स इकोनॉमीज टू एंश्योर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, लाइवलीहुड्स एंड पब्लिक रेवेन्यू स्ट्रीम। तो कहीं ना कहीं जो
इकोनॉमीज हैं उनको लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और लाइवलीहुड और पब्लिक रेवेन्यू स्ट्रीम्स को जो है वो स्टेबल बनाने की तरफ जो है वो ध्यान देना चाहिए। ये ट्रांजिशन जो हो रहा है एनर्जी का उसको उस तरफ ले जाना चाहिए। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव ए क्रिटिकल रोल टू प्ले, और इसमें इस ये जो हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं उसमें इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो या वो IMF हो, इन सबको बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो वो प्ले करेंगे, उनका रोल क्रिटिकल रहने वाला है। बाय सेटिंग क्लियर मैंडेट्स फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सच एज मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स एंड इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस, दे कैन ड्राइव इन्वेस्टमेंट इन ग्रीन स्टील ट्रांजिशंस विद इन डेवलपिंग एंड इमर्जिंग इकोनॉमी। तो कहीं ना कहीं वो जो ग्रीन सेक्टर्स हैं, चाहे वो स्टील का हो, सीमेंट का हो, इन सब सेक्टर्स में जो है वो अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, और एक मतलब क्लियर उनको जो है मैंडेट और जो गाइडलाइंस है वो करनी चाहिए। और इससे क्या होगा, जो अगर G20 जो है वो कलेक्टिव कमिटमेंट करें फॉर ग्रीन पब्लिक प्रोक्यूरमेंट, इट वुड ऑल्सो एक्सेलरेट द डीकार्बनाइजेशन द हार्ड टू अबेट सेक्टर्स। जो डीकार्बनाइजेशन है इन सेक्टर्स में, जो बेसिकली जिनको बोलते हैं कि इनमें एक तरह से डीकार्बनाइजेशन करना इतना आसान नहीं, जो कि स्टील और सीमेंट है, तो उनमें भी जो है वो अगर कलेक्टिव एफर्ट करेंगे तो उस तरफ जो है हम डीकार्बोनेशन की तरफ इनको भी प्रमोट कर सकते हैं। इन सेक्टर्स में मतलब बेसिकली डीकार्बोनेशन लाया जा सकता है। नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी, तीसरा जो इंपॉर्टेंट जो इशू बताया, जो फोकस एरिया बताया, दैट इज इट शुड टेक अ लीड इन स्ट्रीमलाइनिंग इंटरनेशनल एफर्ट टू अचीव जस्ट एनर्जी ट्रांजिशंस। एफर्ट्स विल बी एडेड बाय रेडिकली इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। आपको ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंप्रूव करना है। ये जो और जो इंटरनेशनल एफर्ट्स हैं, जो हम ट्रांजिशन की एनर्जी ट्रांजिशन, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ जा रहे हैं, उनको स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। उसमें भी ट्रांसपेरेंसी और जो है अकाउंटेबिलिटी को जो है आपको रखना पड़ेगा। द रेस टू डिप्लॉय क्लीन एनर्जी फॉर ऑल, टू decarbonize industry and to achieve a just and inclusive transition cannot be run alone। वही बात है कि अकेले नहीं चल सकती। By taking a lead in these three action areas, the G20 can ensure this is a relay race that is won together, not at the expense of some countries and communities। मतलब ये है कि किसी एक कम्युनिटी या कंट्री के एक्सपेंस पे दूसरी कम्युनिटी या कंट्री ग्रो कर रही है, ऐसे नहीं रख सकते। आपको ये जो है एक तरह से सबको साथ मिलके जो है इंक्लूसिवली आपको लेके चलना पड़ेगा, तभी ये कुछ हो सकता है। जो आउटकम डॉक्यूमेंट हुआ था G20 एनर्जी ट्रांजिशन मिनिस्टर्स मीटिंग में, जिसका नाम था जस्ट अफोर्डेबल एंड इंक्लूसिव एनर्जी ट्रांजिशन पाथवेज, ठीक है ना। But for countries to get onto such pathways, the G20 must act together, collaborating and coordinating steps to achieve the net zero ambition। लेकिन सिर्फ डॉक्यूमेंट या वो इशू करने से नहीं हो जाता है। जो G20 कंट्रीज है उनको एक साथ काम करना पड़ेगा, कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करने पड़ेंगे अपने स्टेप्स, ताकि जो नेट जीरो एम्बिशंस है उनको अचीव किया जा सके, व्हाइल कंपीटिंग टू अचीव देम। और एक दूसरे के बीच में कंपटीशन भी जो लगा हुआ है कि कौन पहले अचीव करेगा, उसको अचीव करना है, उसको देखते हुए जो है हमें कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन के साथ जो इसको अचीव किया जा सकता है। तो दिस इज इट रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं। ओपिनियन में आज का है, इंडिया नीड्स कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन। बेसिकली जो NCRB का डाटा अगर देखें तो उसमें ये बताया गया था कि जो 51,863 केसेज वर रिपोर्टेड अंडर द पोक्सो एक्ट इन 2021, और उनमें से 33,348 यानी कि लगभग 64% जो केसेज थे वर ऑफ सेक्सुअल असोल्ट। तो हाउ डू वी प्रिवेंट चाइल्ड अब्यूज, तो ये क्वेश्चन है कि हम चाइल्ड अब्यूज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। एक इफेक्टिव अप्रोच जो हो सकती है इसमें, दैट वुड बी कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन। ये हो सकती है इसमें एक अप्रोच, जो कि यूनाइटेड नेशंस की अगर हम देखें तो इट इज अ करिकुलम बेस्ड प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग अबाउट द कॉग्निटिव, इमोशनल, फिजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ सेक्सुअलिटी। तो यूनाइटेड नेशन ने जो डेफिनेशन दी है कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन की, वो है कि ये करिकुलम बेस्ड प्रोसेस होना चाहिए टीचिंग का, लर्निंग का, जिसमें कॉग्निटिव, इमोशनल, फिजिकल और सोशल एस्पेक्ट जो है सेक्सुअलिटी के, उन पे जो है पढ़ाया जाएगा, टीच किया जाएगा और लर्न किया जाएगा, ठीक है ना। ऑथर ने यहाँ पे ये भी बताया कि सब हमें जो जरूरत है वो है कि सेक्सुअल कंसेंट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्सुअल कंसेंट जो है उसको अंडरस्टैंड करना सिर्फ ये नहीं है कि टू लर्न अबाउट द वायलेशन एंड अब्यूज, बट ऑल्सो टू मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप। कि हेल्दी रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने के लिए भी जो है सेक्सुअल कंसेंट को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। बट आर इंडियन टीनेजर्स एंड इवन यंग एडल्ट्स अवेयर ऑफ व्हाट सेक्सुअल कंसेंट मीन्स। यस, सेक्सुअल कंसेंट को अंडरस्टैंड करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपके हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन रह सके। तो लेकिन ऑथर ने ये पूछा कि क्या इंडियन टीनेजर्स एंड इवन यंग एडल्ट्स वर अवेयर व्हाट सेक्सुअल कंसेंट मीन्स, कि क्या सेक्सुअल कंसेंट एक्चुअल में क्या होता है, क्या ये लोग जानते भी हैं, ठीक है ना, इंडियंस जो टीनेजर्स वो है। दूसरे ऑथर ने ये भी कहा कि जो डेफिनेशंस है एक तरह से सेक्सुअल कंसेंट की जब है वो इंग्लिश वर्ड है एक तरह से, ये तो जो कॉन्सेप्ट है वो इंग्लिश कॉन्सेप्ट है। तो नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में जो पॉपुलेशन है
उसको एक्चुअल में उसके लिए सेक्सुअल कंसेंट का जो कॉन्सेप्ट तैयार करना है वो उसकी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कि वो तैयार किया जाए, उसकी डेफिनेशन जो है वो नॉन इंग्लिश लैंग्वेज वाले लोगों के लिए प्रिपेयर की जाए। एनसीआरबी के डाटा की अगर बात करें, इट शोज दैट इट इज नेसेसरी फॉर स्कूल्स टू इम्पार्ट कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन नॉट ओनली टू चिल्ड्रन बट आल्सो टू पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स। ये सिर्फ चिल्ड्रंस को ही जरूरत नहीं है ये सेक्सुअलिटी वाला जो कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन देने की बात कर रहे हैं, वो पेरेंट्स और केयर गिवर्स को भी जो है वो जरूरत है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की अगर बात करें, उसने ये बताया था कि द राइट ऑफ एक्सेस टू कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन इज ग्राउंडेड इन fundamental human rights and is a means to empower young people to protect their health, well-being and dignity। ये यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के अकॉर्डिंग उसने ये कहा था। उसके बाद उसने बताया कि जो उसके जो ऑपरेशनल गाइडलाइंस है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की फॉर कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन, उसका जो की इंटरवेंशन एरिया है 4, वो स्टेट करता है that ensure that the CSE programs include sound monitoring and evaluation components with due consideration to inequality, gender norms, power, intimate relationships and intimate partner violence। इन सब चीजों पे आपको ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ आपने उसको मेंशन कर दिया या कुछ भी वो प्रोविजन में, तो आपको यहाँ पे जो है जो जेंडर नॉर्म्स, इनइक्वालिटी है, पावर जो है इंटीमेट रिलेशनशिप्स में या इंटीमेट पार्टनर वायलेंस है, उन सब इशूज को जो आपको एड्रेस करते हुए जो है ये जो भी करिकुलम बेस्ड जो आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना है वो इसको ध्यान में रखते हुए चलाना है। यूनेस्को की 2021 की ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट के बारे में अगर देखें, जिसका टाइटल था द जर्नी टुवर्ड्स कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन, वो ये कहती थी कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स इज क्रिटिकल एज द करिकुलम रिक्वायर्स नॉन इंट्यूटिव पार्टिसिपेटरी पेडागोजी। क्योंकि आप सिर्फ स्टूडेंट्स को ही नहीं करना है, इसमें जाहिर सी बात है जो टीचर्स है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का भी जो है क्रिटिकल रोल रहने वाला है। क्योंकि जो करिकुलम है वो ये है कि वो नॉन इंट्यूटिव होता है और पार्टिसिपेटरी पेडागोजी होती है, तो टीचर्स पे भी काफ़ी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो उनका जो ट्रेनिंग है वो काफ़ी क्रिटिकल हो जाती है इस एस्पेक्ट में। ठीक है। द प्रॉब्लम्स विद प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक क्लेम, तो जो हम क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया हैज $10 ट्रिलियन इकोनॉमी इफ वी कंसिडर पीपीपी बेस्ड जीडीपी एस्टिमेट्स, येट इट इज द पुअरेस्ट इन G20 बाय पर कैपिटा इनकम। तो यहाँ पे जो ये डाटा है ये बेसिकली लिया गया वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स डाटा बैंक से, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो 2021-22 की थी उससे, और जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी डाटा बेस है वहां से ये जो है मेनली आज डाटा लिया गया है। तो जो हमारे पीएम साहब ने जो जीडीपी की बात की थी, लेकिन उसमें जो ये ऑथर के अकॉर्डिंग ये है कि जो हम जो डिक्लेयर करते हैं कि हम थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी हैं वर्ल्ड की ऑन द बेसिस ऑफ पीपीपी, वो हम बात करते हैं जो $10 ट्रिलियन इकोनॉमी की भी बात कर रहे हैं हम, वो भी बात कर रहे हैं हम नॉमिनल जीडीपी के टर्म्स में, ठीक है ना। लेकिन नॉमिनल जीडीपी गिव्स एन एस्टिमेट ऑफ द नेशनल आउटपुट फॉर ए ईयर एट द प्राइसेस प्रिवेलिंग इन दैट ईयर, लेकिन एक्चुअल साइज जो इकोनॉमी का है which is reflected in the real GDP which is adjusted for price changes। तो जो प्राइस इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी होती है जिसको हम रियल जीडीपी कहते हैं, वो एक्चुअल साइज जो है इकोनॉमी का वो बताती है, जबकि जो नॉमिनल जीडीपी है वो सिर्फ उस ईयर का बताती है। तो नॉमिनल जीडीपी तो हो सकता है इन्फ्लेशन की वजह से भी हाई दिखाई दे रही हो, ये हो सकता है, तो ऑथर ने यही बताया है। दूसरा ऑथर ने बोला है कि जो इंटरनेशनल कंपैरिजंस हैं बिटवीन नेशनल जीडीपी एस्टिमेट्स गेट फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ऑफ एक्सचेंज रेट कन्वर्जन। दूसरा जो रीजन है इसमें वो ये है कि जो एक्सचेंज रेट कन्वर्जन है वो उनकी वजह से भी जो एस्टिमेट्स हैं वो फर्दर कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। क्यों? मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट जो है these are not appropriate way in which national GDPs can be converted into a common currency for comparison, क्योंकि the existence of a substantial share of non-tradable commodities in national outputs as well as the innate volatility in market determined exchange rate। तो जो exchange rate और determine होती है वो उसमें सारे फैक्टर्स जो हैं वो काउंट नहीं किए जाते हैं, तो इसलिए काफी कुछ जो है वो अनरिवील्ड रह जाता है, ऐसा उसने बताया है। इंडिया पीपीपी बेस्ड जीडीपी हैज कंसिस्टेंटली एक्सपेंडेड फ्रॉम 1990। अगर पीपीपी टर्म्स में देखें तो जो जीडीपी है वो कंसिस्टेंटली एक्सपेंड हुई है 1990 से देखें तो, ठीक है ना। लेकिन तीसरी प्रॉब्लम ऑथर ने ये भी बताई है कि जो नैरेटिव दिया जा रहा है साइज ऑफ इंडिया इकोनॉमी को लेते हो वो ये है इट रिलेट्स टू इट्स सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन। जो सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन देखने को मिल रहे हैं वो, क्योंकि पर कैपिटा अगर इनकम की बात करें और आउटपुट की बात करें, दीज आर द की इंडिकेटर्स ऑफ ए कंट्री स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, नोट द टोटल साइज ऑफ द इकोनॉमी। जो इकोनॉमी का टोटल साइज है वो डिटरमाइन नहीं करता कि कितनी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। जो पर कैपिटा इनकम या आउटपुट जो होने की इंडिकेटर्स में जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट है, वो सब है, पॉवर्टी इंडेक्स है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, उन सब में जो है बेसिकली वो डिफाइन करते हैं कि क्या एक्चुअल में डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है ना। फिर ऑथर ने बताया कि इंडिया की पर कैपिटा अगर हम इनकम देखें, ग्रोस नेशनल इनकम और
GNI and GDP continue to remain the lowest among all the countries in G20। जितने भी G20 मेंबर कंट्रीज में सबसे ज्यादा लो जो है वो इंडिया की ही देखने को मिलती है। इंडिया इज द पुअरेस्ट कंट्री इन द G20 बाय पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम के टर्म्स में अगर हम देखें तो हम पुअरेस्ट कंट्री हैं, ठीक है ना। वहीं अगर चाइना को देखें जिसकी ऑलमोस्ट हमारे साथ इक्वल पॉपुलेशन है, बल्कि हम सरपास कर चुके हैं अगर अभी का डाटा देखें तो चाइना की पर कैपिटा इनकम अगर 2021 में हम देखें तो वो 2017 प्राइसेस पे अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो थी $17,504। वहीं इंडिया की अगर हम देखें तो जो पीपी टर्म्स में पर कैपिटा इनकम थी वो केवल $6,590 थी। ब्राजील की वहीं पे देखें तो GNI जो थी वो थी 14,370। वहीं साउथ अफ्रीका की देखें तो वो थी 12,948। तो G20 कंट्रीज में हम सबसे लोएस्ट पे हैं इन पर कैपिटा इनकम टर्म्स। और ये पर कैपिटा इनकम जो फर्दर कंपाउंड की जाती है बाय द स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट इनकम। और जो ये इनकम है भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन काफी स्क्यूड है, मतलब स्क्यूड का मतलब समझ कि जो इनइक्वालिटी है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वो काफी ज्यादा है। कि अगर हम देखें तो जो 21.7% है प्री टैक्स इनकम, मतलब इनकम बिफोर टैक्सेशन, went to the top 1% of the population in 2021 while only 13% went to the bottom 50% of the population। जो bottom 50% population है नेट इनकम के टर्म्स में उसमें केवल 13% जो है इनकम है कंट्री का, और जो वहीं GDP का मतलब नेशनल इनकम का सॉरी, और वहीं पे जो टॉप 1% है उसके पास 21.7% है। हाँ, तो ये इतनी जो डिस्पैरिटी देखने को आप मिल रही है ये काफी ज्यादा डाइवर्स है, ये गैप काफी ज्यादा है, ठीक है ना। चाइना में अगर हम देखें तो चाइना में 13.7% है जो बॉटम 50% के पास है। वहीं पे जो अगर रशिया की बात करें तो उसके पास 15.7% है बॉटम 50% के पास। हालांकि इसमें इंडिया ने ब्राजील और साउथ अफ्रीका से अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि उनके पास केवल 9.1% और 5.8% है रेस्पेक्टिवली। दिस अनफेयर रियलिटी ऑफ द टॉप 1% कॉर्निंग अ डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ द नेशनल इनकम इन इमर्जिंग इकोनॉमीज गेट्स कंसील्ड बाय ऑफिशियल रिटोरिक ऑन ट्रिलियन डॉलर जीडीपी एंड देयर ग्रोथ। वही जो ग्रोथ और जीडीपी की टर्म्स में जो हम बात करें कि हम ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हो गए हैं, लेकिन ये जो 1% जो टॉप वो हैं इंडिविजुअल्स हैं जिनकी इनकम जो इतना ज्यादा उनके पास शेयर है इनकम का, तो वो कहीं ना कहीं उसको एक तरह से कंसील कर देता है ये जो हमारा जो ट्रिलियन डॉलर जीडीपी या फिर जो ग्रोथ का जो हमारी जो रिटोरिक है उसको, ठीक है ना। इट नीड्स टू बी मूव बियॉन्ड रिटोरिक एंड ऑगमेंट रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड रियल इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल टू लेवल्स मच हायर देन व्हाट हैज बीन अचीव्ड टिल डेट। तो जाहिर सी बात है कि हमें रिसोर्स मोबिलाइजेशन की तरफ ध्यान देने की जरूरत है, और दूसरा जो है हमें ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट की तरफ बात करनी है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना है, ह्यूमन कैपिटल को हमें वहाँ पे इन्वेस्ट करने की जरूरत है ताकि जो ट्रू सेंस में जो है हम ग्रोथ जो है और डेवलपमेंट जो है वो अचीव कर पाए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, न्यूज मीडिया वर्सेज ओपन एआई चैट जीपीटी। तो कॉन्टेक्स्ट तो आपको बता दें कि जो कुछ ग्रुप न्यूज मीडिया के जो ग्रुप थे, ऑर्गेनाइजेशन थे, उन्होंने जो है रिसेंटली शट ऑफ कर दिया था ओपन एआई की एबिलिटी टू एक्सेस देयर कंटेंट, कि अब वो अपना उनका जो कंटेंट है वो जो है एक्सेस नहीं कर पाएंगी। इस कॉन्टेक्स्ट में ये बेसिकली आया था। फेस ऑफ कैसे हुआ था, जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि चैट जीपीटी हैं जो कि एआई पे बेस्ड हैं बेसिकली, और रिसर्चर्स इनको बोलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ये मॉडल क्या करते हैं, ये बहुत सारा डाटा जो है इन्फॉर्मेशन जो है उसको यूज करते हैं टू ट्रेन देयर सिस्टम्स, और उसको फिर वो अपने उसके हिसाब से यूज करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि जो सर्च इंजन है जैसे कि गूगल है और हमारे और सर्च इंजन है वो भी इसी तरह से करते हैं, वो भी डाटा तो वो भी यूज करते हैं कहीं ना कहीं से इनसे ही, लेकिन उसमें ये कहा कि जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो ये है, सर्च इंजन रिप्रेजेंट ए म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप। जो सर्च इंजन है वो एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप जो है वो दर्शाते हैं, जबकि जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो प्लेटफॉर्म्स है वो ऐसा नहीं करते। जैसे कि गूगल की अगर बात करें, वो क्या करता है, वो भी न्यूज आर्टिकल्स लेता है इनसे ही, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है मतलब जो बेसिकली मीडिया है उनसे, एंड परहैप्स ए कपल ऑफ सेंटेंस एंड रीप्रोड्यूसेस देम टू मेक इट सर्च रिजल्ट्स यूजफुल। उनके रिजल्ट्स को यूजफुल बना देता है। लेकिन गूगल क्या कर सकता है, वो इससे प्रॉफिट जरूर लेता है, लेकिन इट ऑल्सो डायरेक्ट्स ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ यूजर ट्रैफिक टू न्यूज वेबसाइट, कि कहीं ना कहीं वो न्यूज वेबसाइट भी उससे फायदा हो रहा है कि उनकी साइट्स पे जो है वो लोग आ रहे हैं, उनका पब्लिसिटी हो रही है, और उनको जो है उनकी भी रेवेन्यू मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हो ही रही है। लेकिन अगर ओपन एआई की बात करें हम, तो इट प्रोवाइड्स नो बेनिफिट मॉनिटरी और अदरवाइज टू न्यूज कंपनीज। इट सिंपली कलेक्ट्स पब्लिकली अवेलेबल डाटा एंड यूजेस इट फॉर कंपनीज ओन पर्पज। वो से केवल इसको कलेक्ट करता है डाटा को जो पब्लिकली अवेलेबल, उसको कंपनी के पर्पज के लिए वो जो है इसको यूज कर रहा है। उससे इन न्यूज कंपनीज को जो है कोई भी बेनिफिट नहीं होता, ये मॉनिटरी या किसी और तरह से बेनिफिट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। वे फॉरवर्ड क्या बताया, तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि हमें दो क्रिटिकल क्वेश्चंस को जो आंसर करने की जरूरत है। इफ
योर डेटा वाज यूज्ड टू ट्रेन चैट जीपीटी विदाउट परमिशन और कॉम्पेंसेशन, हैव योर राइट्स बीन वायलेटेड, क्या तुम्हारे राइट वायलेट हो रहे हैं या नहीं, पहला तो ये। एंड जस्ट हाउ मच कैन कंपनीज लाइक OpenAI पे आउट बिफोर इट मेक्स द होल एंडेवर फाइनेंशियली अनफिजिबल, तो कितना वो पे कर सकते हैं, OpenAI पे आउट कर रही हैं कंपनीज जैसे OpenAI जैसी कंपनी है, जब वो ये इस तरह के जो है वो डाटा को ले रहे हैं। कुछ ऐसे भी एग्जांपल बताएं कि जैसे OpenAI ने कुछ एग्रीमेंट किए हैं कि वो कुछ एजेंसीज के साथ, जैसे एसोसिएटेड प्रेस है, उसको वो पे आउट भी करने जा रही है कि भाई हम आपको पे करेंगे। बट व्हाट हैपेंस व्हेन पीपल रिफ्यूज टू एक्सेप्ट पेमेंट एंड सू OpenAI फॉर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, लेकिन तब क्या होगा जब अगर मान लो ओपन जो ये मीडिया है या कंपनी है वो मना कर देंगे कि हमें पेमेंट नहीं चाहिए, या वो कोर्ट में चली जाए कि हमारे जो कॉपीराइट है उसका इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, द वे ऑफ ग्रुप ऑफ नॉलेज डिड लास्ट ईयर। तो ये सारे क्वेश्चन है कि इनको आपको देखने की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है ना। व्हाई वाज द WFI सस्पेंडेड बाय यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, तो वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन जो है हमारा, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो कि गवर्निंग बॉडी है स्पोर्ट की, इट हैज प्रोविजनली सस्पेंडेड द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, और प्राइमरी जो रीजन दिया है वो दिया है फॉर नॉट कंडक्टिंग इट्स इलेक्शंस ऑन टाइम। एक ये तो प्राइवेट जो रीजन है वो दिया गया है। दूसरा जो रीजन दिया गया है, द चैम्बर आल्सो कंसीडर द प्रोटेक्शन ऑफ एथलीट्स आफ्टर द एलिगेशंस अगेंस्ट द फॉर्मर WFI प्रेसिडेंट एंड द नेसेसिटी टू रिस्टोर द फंक्शनिंग ऑफ द फेडरेशन एज एन अनदर ग्राउंड टू सस्पेंड द नेशनल बॉडी। दूसरा जो रीजन दिया गया है वो ये दिया गया है, जो सिक्योरिटी एथलीट्स की है, प्रोटेक्शन जो एथलीट्स की है वो, क्योंकि एलिगेशन जो लगे थे जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट थे उनके ऊपर, उसको चलते हुए, ठीक है ना। तो ये है इशू, ये था। अब मतलब क्या होगा, इसका रिजल्ट ये रहेगा जो इंडियन रेसलर्स है वो इंडियन फ्लैग के अंडर जो कम्पीट नहीं कर पाएंगे, वो जो ये UWW है, जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो गवर्निंग काउंसिल है, उसके फ्लैग के अंडर जो है एक तरह से कम्पीट कर सकते हैं, ठीक है ना। इशू आपको पता ही होगा, ये डिले मतलब इम्पैक्ट तो बता दिया मैंने आपको। जो डिले हुआ था प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट, वो क्यों हुआ था, उसके कुछ कारण दिए। तो सबसे पहला तो ये था कि जो एलिगेशंस लगे थे सेक्सुअल हैरेसमेंट के, इंटिमिडेशन के और फाइनेंशियल इलैप्सेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इलैप्सेज के अगेंस्ट द देन WFI प्रेसिडेंट, कहीं ना कहीं वो रीजंस थे। उसके बाद एक जो है इन्होंने कमिटी भी बिठाई थी, ओवरसाइट कमिटी, उसने अपनी रिपोर्ट भी दी थी और इंक्वायरी के बाद ये बताया था कि भाई इलेक्शन जो है वो होने चाहिए। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जो रेसलर थे वो प्रोटेस्ट पे चले गए और उन्होंने अरेस्ट जो है डिमांड करने लगे फॉर्मर WFI प्रेसिडेंट का। उसके बाद फिर तीसरे के जो स्टेट एसोसिएशन थे, दीज सॉट वोटिंग राइट्स कोज फॉर द डिले, उसकी वजह से जो है डिले और ज्यादा हो गया। फिर फाइनली ये हुआ कि जो है इलेक्शंस पे कई बार स्टे लगा, जैसे पहले तो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया, उसके बाद पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जो है डिले लगा दिया, जिसकी वजह से जो इलेक्शंस नहीं हो पाए थे। तो इन सब के चलते डिले होने की वजह से जो है अब रिसेंट ये था कि भाई जो उसने जो UWW है उसने WFI को जो है एक तरह से सस्पेंड कर दिया है। तो वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं। डिफरेंट फैक्शंस ऑफ द WFI नीड टू रियलाइज द इमेंस लॉस टू द स्पोर्ट हैज सफर्ड बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग इशू। तो इशू के चलते जो स्पोर्ट को लॉस हुआ है, जो स्पोर्ट पर्सन जो फेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको जो है रियलाइज करना चाहिए और इसको जो है एड्रेस करने की जरूरत है। और इसका एक ही मात्र जो सॉल्यूशन है बेल आउट करने का जो है वो है कि कंडक्ट द WFI इलेक्शंस इमीडिएटली इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। WFI इलेक्शन को आप जल्दी जल्दी कंडक्ट करें और उसको वो भी फ्री और फेयर मैनर में आपको उसको कंडक्ट जो है वो करना है, ठीक है ना। लोनेबल फंड थ्योरी, हाउ इंटरेस्ट रेट्स आर डिटरमाइंड इन द लोन मार्केट, तो यहाँ पे एक लोनेबल फंड थ्योरी का जिक्र किया गया है। इट इज आल्सो नोन एज द नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। दिस थ्योरी आर्ग्यूज दैट द इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन्स आर डिटरमाइंड बाय द सप्लाई ऑफ एंड डिमांड फॉर लोन्स इन द मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स, कि जो लोनेबल फंड्स है उनकी डिमांड और सप्लाई पे जो है लोन्स मार्केट में जो है उन पे डिपेंड करती है इंटरेस्ट रेट। तो ये बेसिकली जो है थ्योरी कहती है, शॉर्ट में कर देंगे तो सप्लाई ऑफ फंड्स from lenders and the demand for funds from borrowers are seen as influencing the market interest rate, कि ये दोनों ही जो सप्लाई है फंड्स की लेंडर्स के द्वारा और जो डिमांड है फंड्स की बोरोवर्स के द्वारा वो इन्फ्लुएंस करती है मार्केट में इंटरेस्ट रेट को। वहीं पे द लोनेबल फंड थ्योरी विच इज एट्रिब्यूटेड टू स्वीडिश इकोनॉमिस्ट कुनुत विक्सेल, इन्होंने ये थ्योरी दी थी, इज सीन एज अप्लाइंग नॉट जस्ट टू द इंटरेस्ट रेट चार्ट ऑन लोन्स, it is also said to apply to other credit transactions such as those in the bond market where business and government issues bond to borrow money from savers। तो ये थ्योरी जो है वो ये कहते हैं कि ये सिर्फ इंटरेस्ट रेट्स जो चार्ज की जाते हैं लोन पे उस पर नहीं अप्लाई होती है, ये जो है बाकी जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है जैसे कि बॉन्ड मार्केट है या फिर जो गवर्नमेंट इशू करती है बॉन्ड्स टू मनी बोरो टू बोरो मनी फ्रॉम सेवर्स, वहां पे भी अप्लाई होती है। लेकिन जो इसके क्रिटिक्स हैं, जो क्योंकि सारे इकोनॉमी जो है इससे एग्री नहीं करते हैं, जो क्रिटिक्स हैं वो इसके अगेंस्ट जाते हैं, वो कहते हैं उनका ये मानना है कि द इंटरेस्ट रेट इज नॉट द प्राइस पेड बाय द बोरोअर्स फॉर ए लोन बट
रादर द प्राइस दैट सेवर्स एक्चुअली पे फॉर फ्यूचर गुड्स और मनी। कि जो इंटरेस्ट रेट है वो प्राइस नहीं है जो बोरोवर्स पे कर रहे हैं किसी लोन के लिए, लेकिन वो प्राइस वो एक्चुअली वो है जो सेवर्स एक्चुअली पे कर रहे हैं अपने फ्यूचर गुड्स या मनी के लिए, ठीक है ना। तो ये काउंटर वो है कि जो क्रिटिक्स है उनका ये व्यू है। दूसरा क्रिटिक ये भी कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स आर द रिजल्ट, नोट द कोज। जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो रिजल्ट है, कोज नहीं है, ऑफ द प्रेफरेंस ऑफ पीपल टू सेव एंड इन्वेस्ट। फिर उनका यह है कि द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इन अ कंट्री कुड एक्चुअली इवन बी अ साइन ऑफ लो कॉन्फिडेंस अमंग पीपल टू लेंड देयर मनी। क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो मार्केट में है वो लोन की डिमांड या सप्लाई पे है, वो ये भी हो सकता है कि हो सकता है लोगों को जो कॉन्फिडेंस है लोगों को लैंड करने में मनी में, वो हो सकता है घट गया हो, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट हाई हो सकते हैं, ठीक है ना। तो वही है ऑथर ने जैसे वो कहा है, जो क्रिटिक्स हैं वही कह रहे हैं, व्हाट इज रियली बीइंग सोल्ड इन द मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स इज द राइट टू फ्यूचर मनी फॉर विच लेंडर्स नॉट बोरोवर्स बिड। मतलब वो एक्चुअली जो लेंडर्स हैं जो सेव कर रहे हैं, जो फ्यूचर सेवर्स हैं वो अपनी मनी को एक तरह लैंड कर रहे हैं, उन पे डिपेंड करते हैं, ना कि बोरोवर्स के अकॉर्डिंग जो है वो डिटरमिन होती है इंटरेस्ट रेट। तो ये क्रिटिक्स का कहना है। तो दिस इज इट फॉर टुडे डिस्कशन। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आउटरीच बढ़ सके। तो थैंक यू।